जय हिंद फ्रेंड, दिस इज अजीत सिंह हियर। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत स्थिति और विस्तार के बारे में। ये आपके पार्ट टू रहने वाला है। पार्ट वन ऑलरेडी आपके चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप उसको अपने चैनल के थ्रू देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पार्ट टू, जहां हम भारत की जो बेसिक डिटेल है जिसको हम पढ़ रहे थे, कुछ एक पॉइंट और रह चुके हैं, उसको हम आज वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो भारत में हम बात करें तो इतना बड़ा क्षेत्रफल, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से यह क्षेत्रफल कितना है, विश्व में इसका कौन सा स्थान है, तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत जो है वो विश्व में लगभग 7वें स्थान पर आता है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से हम देखें तो विश्व में भारत का जो अपना स्थान है वो 7वां स्थान आता है। वहीं अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो तकरीबन आपके एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, या पूरा डेटा अगर हम देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आता है। एनसीईआरटी की बुक में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर दे रखा है, वो आपको याद रखना इनफ है। विश्व में इसका स्थान बात करें तो मैं बता चुका हूं, आपके 7वां स्थान आता है। नंबर वन की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है कि रसिया जो है, जिसे हम रूस कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा देश आता है। नंबर दो पे कनाडा आता है, और नंबर तीन पे आपके संयुक्त राज्य अमेरिका। नंबर चार पर अगर मैं बात करूं तो चाइना। नंबर पांच पे ब्राजील। छह पे ऑस्ट्रेलिया। और सात पे अपना भारत। तो विश्व में क्षेत्रफल के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत 7वें पोजीशन पर आता है। और ये क्षेत्रफल जो है वो प्रतिशत के हिसाब से अगर हम बात करें तो लगभग आपके 2.45% का क्षेत्र कवर करता है। यानी कि अगर हम पूरे विश्व के जो क्षेत्रफल है उसको 100 माने तो भारत का जो क्षेत्रफल आता है वो तकरीबन आपके 2.45% आता है। मैं आपको जनसंख्या का डेटा ही साथ बता ही देता हूँ। तकरीबन 17.5% आपके जनसंख्या जो है वो विश्व के संदर्भ में भारत की है। यानी कि विश्व की अगर टोटल जनसंख्या की बात करें, यदि वो 100% है तो भारत की उसमें जनसंख्या आती है लगभग 17.5%। वहीं अगर हम जल संसाधन की बात करें कि भाई पूरे विश्व में अगर जो जल है वो 100% है, तो भारत का जो जल है वो आपके लगभग 4% आता है। तो ये आपके थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें थी जो आपको मैं बता चुका हूँ। नंबर टू पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो आता है आपके कर्क रेखा। अब आपको कर्क रेखा से पहले मैं एक चीज बता देता हूँ कि सपोज करिए ये आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच से आपके 0 डिग्री अक्षांश गुजर रहा है, जिसे हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर भी कह सकते हैं। इस 0 डिग्री के हम उत्तर में जाएं, यहां मैं एक रेखा खींच रहा हूं जिसका नाम है 23.5 डिग्री। इसका मान है आपके 23.5 डिग्री उत्तर में है, तो ये हो जाएगा आपके उत्तरी अक्षांश। सेम एक लाइन में नीचे भी खींच दूंगा, वही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्योंकि आपको पता है ये विषुवत रेखा से हम ऊपर जाएं तो कुल 90 अक्षांश ऊपर और कुल 90 अक्षांश नीचे आते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तर में तो उत्तरी अक्षांश, वहीं 23.5 डिग्री दक्षिण में है, उसे हम कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। अब ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसी को हम नाम देते हैं, वो है आपके कर्क रेखा, जिसे हम इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं। और नीचे जो ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इसे हम मकर रेखा कहते हैं, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इंग्लिश में कह सकते हैं। तो ये चीज है आपकी कर्क रेखा और मकर रेखा। अब आपकी जो भारत की स्थिति है वो तकरीबन इस स्थिति में आती है। यानी कि हम बात करें तो अगर ये आपका भारत है तो यहां से एक रेखा गुजरी और ये काल्पनिक रेखा है, यानी कि वास्तविक धरातल पर इस रेखा का कोई अंश नहीं दिखता है। ये काल्पनिक रेखा है जहां हमने तापीय कटिबंधों को पता करने के लिए इस लाइन को बना रखा है। तो ये जो कर्क रेखा है ये भारत की बीचों बीच से गुजरती। अब इससे भारत में ये फर्क पड़ता है कि ये भारत को दो हिस्सों में बांटती है। एक उत्तर में
जिसे हम उत्तरी भारत कहते हैं, और एक दक्षिण में आता है जिसे हम दक्षिणी भारत कहते हैं। अब कटिबंध के हिसाब से हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि 0 डिग्री से कर्क रेखा, 0 डिग्री से मकर रेखा, ये जो क्षेत्र आता है, इस पूरे क्षेत्र को हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इस पूरे क्षेत्र के हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यानी कि भारत का जो ये दक्षिणी हिस्सा है, ये आपके आता है उष्ण कटिबंधीय भारत में। वहीं अगर हम उत्तरी भारत की बात करें, जो कर्क रेखा से ऊपर है, अब वो हिस्सा जो है, यहां हम देखते हैं, यहां पर एक और रेखा है जिसे हम कहते हैं 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो इसके बीच का जो क्षेत्र है, इसे हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसे जो है हम उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसीलिए भारत का जो ये उत्तरी क्षेत्र है, ये आपके उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आता है। इस उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को भी हम मेनली दो तरीके से देखते हैं। जो बहुत ही ऊपर है, यानी कि 66.5 डिग्री के निकट, उसे तो हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि हल्का सा गर्म, थोड़ा ठंडा। और जो आपके 23.5 डिग्री के नजदीक है, उसे हम कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि थोड़ा सा गर्म क्षेत्र। अब भारत की अगर मैं बात करूं, तो ये कर्क रेखा के जब हम ऊपर आते हैं, तो ये क्षेत्र आता है आपके उपोष्ण, और थोड़ा सा और ऊपर जाए, वो कहलाता है आपके शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्योंकि हिमालय यहाँ पर अवरोध के रूप में काम करता है, इसीलिए साइबेरिया से या चाइना से जो ठंडी हवाएं आती है, उन्हें जो है हिमालय भारत में आने से रोक देता है। और इसी के लिए भारत में जो है थोड़ा सा टेम्परेचर गर्म रहता है, या थोड़ी सी जलवायु जो है वो गर्म रहती है। इसीलिए भारत की जो कर्क रेखा से ऊपरी क्षेत्र है, उसे हम उपोष्ण कटिबंधीय भारत भी कह सकते हैं, जो उत्तरी भारत हम कहते हैं। वही हम दक्षिणी भारत की बात करें, तो अधिकांश जो है यहाँ पर गर्मी रहती है, बरसात ज्यादा होती है, जिसे हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कह सकते हैं। अब ये तो कर्क रेखा के बारे में पहला तथ्य था जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हम दूसरा तथ्य देखते हैं, वो ये है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे, तो कुल मिला के कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजर रही है। और इन राज्यों के आपको नाम भी जो है वो ध्यान में रखने होते हैं। तो एक ट्रिक जो है इसके संदर्भ में चलती है, कर्क रेखा में जो राजस्थान या बहुत से राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती, तो उन राज्यों के नाम याद रखने के लिए एक ट्रिक बनी हुई है, जो ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। मित्र पर गमछा जा। अब जो ये ट्रिक है, इससे आप पूरे भारत में जहां जहां से कर्क रेखा गुजर रही है, उसको आप देख सकते हैं। जैसे कि देखते हैं, तो मित्र, उससे अगर हम बात करें, तो यहां पर आता है आपके मिजोरम। और त्र, त्र यानी कि त्रिपुरा। तो दो तो हो गए आपके, मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। तो मित्र। फिर आता है पर, और पर से अगर हम बात करें, तो एक पर से तो हो गया आपके ये पश्चिम बंगाल, और एक र से हो गया ये आपका राजस्थान। फिर आता है गमछा, मित्र पर गमछा। तो ग से हो गया आपके गुजरात, म से हो गया आपके मध्य प्रदेश, और छ से हो गया आपके छत्तीसगढ़। फिर अगर हम बात करें जा, मित्र पर गमछा जा, और झाड़ से ये हो गया आपके झारखंड। अब हम गिन लेते हैं कि क्या 8 राज्य हुए या नहीं हुए, क्या हमारा टिक सही है या नहीं। नंबर 1 आपके गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, फिर आता है पांचवा झारखंड, फिर आता है पश्चिम बंगाल, ये आता है मिजोरम, और ये आता है आपके त्रिपुरा। तो कुल मिलाकर के 8 राज्य जो है हमने पढ़ लिए। तो कर्क रेखा के संदर्भ में दो चीजें आपको ध्यान में रखनी। एक तो ये भारत को लगभग बीचों बीच काटती, जिसमें उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत है। उत्तरी भारत उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, और दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो कर्क रेखा के संदर्भ में ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी। दूसरी चीज है कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम, देन त्रिपुरा। इनको नाम आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट चीज की अगर मैं बात करूं, तो मानक याम्योत्तर। अब आपका सवाल आएगा कि ये मानक याम्योत्तर क्या है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आपके घर की जो घड़ी है, उसमें कोई ना कोई आपके समय अभी दर्शा रहा होगा। तो वो समय किसी न किसी जगह से तो आ रहा होगा। मतलब क्या है समझना, कि
अब देखो कि पृथ्वी पर ये जो आड़ी रेखाएं हैं, इन्हें तो हम कहते हैं अक्षांश। और मैंने आपको बता रखा है कि जो ये खड़ी रेखाएं होती है, जो ऐसे चलती है, इन्हें हम कहते हैं आपके देशांतर रेखाएं। अब ये देशांतर रेखाएं जो होती है, इन्हीं को हम याम्योत्तर कहते हैं। इन्हें हम याम्योत्तर कहते हैं। और प्रत्येक देश के लिए उसका एक मानक याम्योत्तर होता है, यानी कि वह रेखा जो किसी देश के लगभग बीचों बीच से जारी हो, तो वो क्षेत्र जो है उसी से उस देश का समय का निर्धारण होता है। यानी कि मेनली अगर हम बात करें, ये देशांतर रेखाएं जो है वो समय के निर्धारण के लिए काम में ली जाती है। कुल मिलाकर के आपकी लगभग 360 देशांतर, और इन्हीं 60 देशांतर, सॉरी, इन्हीं 360 देशांतर से आपके पूरे विश्व का समय जो है वो चलता है। अब हम बात करते हैं कि भारत का क्या सीन है। तो भारत का अगर हम बात करें, तो यहां से होकर के ये देशांतर गुजरता है, और इस देशांतर का नाम है आपके 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्योंकि मैंने बता दिया है आपको दोस्तों कि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए हमेशा जो है हम भारत के जितने भी देशांतर पढ़ेंगे, वहां पर आपकी पूर्वी देशांतर शब्द जो है वो यूज में लिया जाएगा। इसीलिए भारत के यहाँ से 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो देशांतर गुजरता है। जब ये गुजरता है, आपके जगह आपको ध्यान में रखनी है, वो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, या कहीं पर इलाहाबाद भी देखने को मिल सकता है, और कहीं पर आपको नैनी भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि तीनों एक ही सीध में स्थित है। तो मिर्जापुर भी याद रख लो, इलाहाबाद भी ध्यान में रख लो, और नैनी भी ध्यान रख लो। यानी कि 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिससे भारत के समय का निर्धारण होता है, वो आपके उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या नैनी से गुजर रही है। अब अगर हम बात करें तो किन किन राज्यों से ये होकर गुजरती, तो एक तो स्वयं उत्तर प्रदेश हो गया, फिर इसके जस्ट नीचे आता है आपके मध्य प्रदेश, देन यहाँ पर है छत्तीसगढ़, और एक आता है आपके ओडिशा का क्षेत्र। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें, तो मेनली 4 राज्यों से आपके जो मानक याम्योत्तर है, जिसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है, वो गुजरता है। और आपको ध्यान में रखना है कि भारत का मानक याम्योत्तर है वो 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है, जो कि प्रधान मध्यमान रेखा से लगभग 5.5 घंटे आगे है। अब ये क्या चीज है, देखो। अब हमने बात की कि जो अक्षांश बीचों बीच से गुजरता है, उसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। उसी प्रकार से एक देशांतर जो है जिसे 0 डिग्री का मान दिया गया है, वो आपकी इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरता है। अब ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो बिल्कुल बीचों बीच से गुजरता है, क्योंकि देशांतर जो होते हैं वो पूरी पृथ्वी को कवर करते हैं, इसलिए किसी को भी हम 0 डिग्री मान सकते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय जो समिति हुई थी, उसी ने 0 डिग्री देशांतर को जो है वो, जहाँ इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से गुजर रहा है, उसको मानक देशांतर जो है वो कंसिडर किया गया है। अब उसी के लिए, अब उस देशांतर से, यानी कि 0 डिग्री देशांतर से भारत का ये 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर आपके 5.5 घंटे आगे चलता है, क्योंकि पूर्व में हम जैसे जाते हैं वैसे वैसे आपके समय बढ़ता है, पश्चिम में जैसे जाते हैं वैसे वैसे समय घटता है। इसके लिए हम आगे एक और वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि समय का निर्धारण कैसे होता है। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, जिसमें हम अक्षांश देशांतर को भी जानेंगे, या भारत का जो समय निर्धारण है उसको भी अच्छे तरीके से, विश्व का समय निर्धारण है उसको भी हम देखने वाले हैं। अभी तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भारत का जो मानक याम्योत्तर है वो 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, नैनी या इलाहाबाद से गुजरता है। क्लियर है चीजें यहाँ से? तो यहीं से भारत का जो ये समय गणना है वो चलती है। अब अगर हम बात करें, तो इधर आपकी ये देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, जो आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। और इधर है आपके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो लगभग आपकी कुल मिलाकर के 30 देशांतर आते हैं। तो इन 30 देशांतर को पार करने में, एक देशांतर को, सूर्य को पार करने में समय लगता है 4। तो 30 डिग्री देशांतर को पार करने में भी कितना समय लगेगा, तो 30 को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपके 120 मिनट। और 120 मिनट का मतलब होता है आपके लगभग 2 घंटे। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें, इधर अरुणाचल प्रदेश और इधर हम बात करें गुजरात, इन दोनों ही जो प्रदेश है, इन दोनों प्रदेश के बीच का जो समय है वह अंतर रहेगा आपके लगभग 2 घंटे। यानी कि अगर आपकी घड़ी में अभी 6 बज रहे हो और आप दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ भारत के सेंटर में हो, तो मान के चलिए कि 1 घंटे का डिफरेंस इधर होगा, 1 घंटे का डिफरेंस इधर होगा। या यहाँ पर जो है सूर्य सबसे जल्दी उदय होता है, क्योंकि ये पूर्व में,
और यहाँ पर सूर्य जो है सबसे अंत में अस्त होता है, क्योंकि ये पश्चिमी दिशा में है। तो ये आपके महत्व होता है मानक याम्योत्तर का। इसीलिए भारत के बीचों बीच से जो देशांतर गुजर रहा है उसी को हम 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कंसिडर किया जाता है। ये ध्यान में रखना। तीसरी चीज आती है आपके पड़ोसी देश। अब भारत जहाँ स्थित है वहां पर खूब सारे पड़ोसी देश है। अब हम जहाँ रहते हैं वहां पड़ोस में क्या चल रहा है वो भी हमें ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कभी कोई हमला कर दे हमें क्या पता। इसीलिए तो अगर हम बात करें तो भारत का जो मैप देखें तो आसपास आसपास खूब सारे देश है। जैसे हम बात करें सबसे पहले तो उसी को देख लेते हैं जो हाईलाइट रहता है आपके ये क्षेत्र, और ये आता है आपके पाकिस्तान का क्षेत्र। सभी जानते हैं आप इसके बारे में। तो आपके 1947 में जब भारत का और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसी के दौरान इसका निर्माण किया गया था। और ये जो देश है इसका नाम है आपके पाकिस्तान, और इसकी स्थिति आती है आपके इस जगह। अब भारत और पाकिस्तान का जो ये बॉर्डर आता है या जो ये सीमा आती है इसका भी एक नाम दिया गया है, और इसका नाम है आपके रेड क्लिफ रेखा। जी हाँ, इसका नाम है आपके रेड क्लिफ रेखा। ये सन 1947 में ही सर सिडनी रेडक्लिफ ने इसकी डायरेक्टली मैप पर बना दिया था। उसी के आधार पर भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर जो है इसको सुनिश्चित कर दिया गया है। इसके जस्ट ऊपर जाएं तो यहाँ पर थोड़ी सी इसकी सीमा लगती है, वो देश आता है आपके अफगानिस्तान। अब कुछ जगह तो है अफगानिस्तान को भारत का पड़ोसी देश नहीं माना जाता है, कुछ जगह माना जाता है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो ये क्षेत्र है इसको पाकिस्तान जो है वो अपना क्लेम करता है, जिसे हम कहते हैं पीओके, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे हम कहते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो ये क्षेत्र जो है जहां पर पाकिस्तान अपना क्लेम करता है वहीं से अफगानिस्तान का बॉर्डर लग रहा है। और इसी के चलते अफगानिस्तान जो है वो कभी कभी किसी बुक में अफगानिस्तान पड़ोसी देश नहीं दिया गया होगा और कहीं कहीं पर आपके दिया गया होगा। तो यहाँ पर जो अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा लग रही है इसे हम कहते हैं डुरंड रेखा। जी हाँ, इसका नाम है आपके डुरंड रेखा। पाकिस्तान के साथ है उसे तो हम कहते हैं आपके रेड क्लिफ रेखा, और जो अफगानिस्तान के साथ है उसे हम कहते हैं डुरंड रेखा। फिर अगर हम मैं बात करूं तो यहाँ पर यह आ जाता है आपके चाइना, और चाइना की बाउंड्री जो है वो लगभग यहाँ तक भी जाती है, और बीच में छोटे देश भी है जिसको हम देख लेंगे। तो चाइना यहाँ पर आता है, और चाइना और भारत का जो बॉर्डर है उसे हम कहते हैं मैक मोहन रेखा। चाइना और भारत का जो सीमा वाला क्षेत्र है उसे हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। तो मैं तीनों एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसे हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा है उसे हम डुरंड रेखा कहते हैं। भारत और चीन की जो सीमा है उसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो तीन पड़ोसी देश हमने देख लिए और तीनों थोड़े से खतरनाक पड़ते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो ये क्षेत्र जो है यहाँ पे यहाँ आता है आपके नेपाल। शांत सा देश है और भारत का साथी भी रहा हुआ है। तो नेपाल आता है, ये जस्ट उत्तर प्रदेश के उत्तर में भाई, जहां पर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है आपके माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर वाला। फिर हम थोड़ा सा इधर जाएं तो यहाँ पर आपके ये सिक्किम आपके भारत का, इस सिक्किम के जस्ट यहाँ ऊपर यह क्षेत्र आता है आपके भूटान का। तो ये हो गया नेपाल, और इसके जस्ट पास में हो गया आपके भूटान का क्षेत्र। फिर अगर हम इस पूर्वी क्षेत्र में बात करें तो यहाँ पर आता है आपके बर्मा क्षेत्र, जिसे हम आज आपके म्यांमार कहते हैं। तो ये आता है आपके म्यांमार क्षेत्र, इधर नहीं है, ये उसी साइड है यहाँ पे। तो ये क्षेत्र जो है वो म्यांमार का आता है। फिर अगर हम बात करें तो ये क्षेत्र आता है आपके जो पश्चिम बंगाल के इधर है उसे हम कहते हैं आपके बांग्लादेश। ये जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं आपके बांग्लादेश। फिर ये तो आपको पता ही है, भारत में मैप के साथ हमेशा दिखता है आपके, जिसका नाम है आपके श्रीलंका। यह एक द्वीपीय देश है जिसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो एक द्वीपीय देश है श्रीलंका, जो भारत में यहाँ दक्षिण की साइड स्थित है। फिर एक अरब सागर के अंदर भी एक देश स्थित है, वो भी भारत का पड़ोसी देश है, जिसका नाम है आपके मालदीव। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। तो भारत के संदर्भ में कुछ मजेदार से फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट से फैक्ट्स थे जिसको हमें जानना या जिसकी सामान्य से जानकारी हमें होना बहुत से जरूरी है। अब एक चीज और है, भारत और श्रीलंका जो है यह बीच से अलग है, कभी जल संधि के द्वारा अलग है तो कभी किसी खाड़ी के द्वारा अलग है। तो भारत और श्रीलंका जो है वो खुद से एक तो पाक जल संधि और एक मन्नार की खाड़ी, इन दोनों से जो है वो श्रीलंका भारत से अलग है। तो
ये ध्यान में रखना कि पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती, तो पाक जल संधि सुन के आपको पाकिस्तान नाम याद आ सकता है, लेकिन घबराना नहीं है। यहाँ पे पाक जल संधि जो है वो भारत और श्रीलंका को जो है वो अलग करती है। फिर यहीं पर आपके मन्नार की खाड़ी भी है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो भारत के संदर्भ में यही सारी चीजें थी। क्षेत्रफल हमने देख लिया, कर्क रेखा की हमने बात कर दी, मानक यामोत्र की बात कर ली, और पड़ोसी राज्यों की बात भी कर ली। लगभग लगभग इस चैप्टर में यही सारी चीजें। नेक्स्ट वीडियो हम और दूसरे टॉपिक पर लाएंगे जो भारत का भौतिक विभाजन जिसके बारे में होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छी इंफॉर्मेशन मिली हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक टच हमारी पूरी मेहनत को शो करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।